किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। एक मुश्त समाधान योजना पुनः लागू, बकायेदारों को ब्याज में भारी छूट। प्रदेश में बकरी, भेड़ एवं सूकर की नस्ल सुधार हेतु उठाए गए ठोस कदम। 1000 कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाएगी। 14 नवंबर को बागवानी फसलों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का आयोजन। कृषि वैज्ञानिकों से गांव गोद लेने का अनुरोध और किसानों को दुर्घटना बीमा का भुगतान। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री तथा सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सभापति के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने अपने बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2013 की अवधि 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ा दी है। पहले यह योजना दिनांक 30/6/2014 तक लागू की गई थी, किंतु प्रदेश में आई दैवीय आपदा, अधिसंख्य जनपदों में सूखा पड़ने तथा कतिपय जनपदों में बाढ़ को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि दिनांक 31/12/2014 तक सीमित अवधि के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत खाता बंद करने वाले बकायेदारों को ब्याज में भारी छूट का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बकरी, भेड़ एवं सूकर आदि पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। भेड़, सूकर तथा बकरियों की नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में 2 भेड़ प्रक्षेत्र, 180 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र, 5 मेढ़ा केंद्र, 1 सघन भेड़ विकास परियोजना तथा 6 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों द्वारा पशुपालकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सूकर नस्ल सुधार हेतु 8 सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 34 सूकर विकास खंडों द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भेड़ प्रजनन कार्यक्रम में सामूहिक रूप से दवा पिलाना, ऊन की शेयरिंग, ऊन क्रय विक्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति लागू की गई है, जिसके तहत प्रदेश में प्रतिदिन 1 करोड़ खाने योग्य अंडों तथा 1 दिवसीय ब्रॉयलर चूजों का उत्पादन प्रदेश में ही 5 वर्षों में करने के उद्देश्य से 30,000 लेयर पक्षियों की तथा 10,000 ब्रॉयलर पेरेंट पक्षियों की 60 इकाइयां स्थापित करने की योजना की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। योजना में 10% ब्याज की दर से प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। प्रदेश में पशुधन विकास को बढ़ावा देने हेतु पशु आहार तथा कुक्कुट आहार को बिक्री कर से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में कृषि अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष 1000 कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती की जाएगी। बागवानी फसलों में दैहिक विकारों तथा कीट एवं रोगों की बढ़ती समस्या के कारण जहां एक तरफ उत्पादन लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादकता में भी अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उपकार एवं उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज उपास के संयुक्त तत्वावधान में 14 नवंबर को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का आयोजन कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के तमाम वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद ने राज्य की बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। इन चीनी मिलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाया जाएगा। जनपद बहराइच के 41 कृषक परिवारों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5-5 लाख रुपए की दर से 2 करोड़ 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। यह सहायता राशि विगत दिनों जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रत्येक कृषि वैज्ञानिक से एक गांव गोद लेने का अनुरोध किया है,
ताकि आधुनिक कृषि तकनीकी प्रयोगशाला खेतों और खलिहानों तक पहुंच सके। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट व 40 किलोग्राम पोटाश बोआई के समय प्रयोग करें। यदि खरीफ में खेत परती रहा हो या दलहनी फसल ली गई हो तो 60 किलोग्राम की जगह कुल 50 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना होगा। हाँ, अगर हरी खाद का प्रयोग किया गया है तो केवल 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होगा। अगर मिट्टी में जस्ते की कमी हो तो प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बोआई के पहले ही अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। अगर गेहूं के साथ राई की सहफसली करनी हो तो गेहूं की प्रत्येक 9 कतारों के बाद एक कतार राई बो सकते हैं। याद रहे, राई की बोआई छिड़कवा तरीके से ना करें। बोआई के 20 से 25 दिन के बाद 6 से 8 सेंटीमीटर या 3 से 4 अंगुल की सिंचाई करना ज़रूरी है। अगर खेत समतल है तो सिंचाई से पहले वरना सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर दें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं बड़ौत में 1490 रुपये प्रति कुंतल, बांदा में 1480 रुपये प्रति कुंतल, बरेली 1475 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद में 1470 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। चावल बड़ौत में 2050 रुपये प्रति कुंतल, बांदा में 1970 रुपये प्रति कुंतल, बरेली में 2200 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद में चावल का भाव 2035 रुपये प्रति कुंतल रहा। चने का भाव बड़ौत की मंडी में 3385 रुपये प्रति कुंतल, बांदा में 3760 रुपये प्रति कुंतल, बरेली में 3300 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में 3685 रुपये प्रति कुंतल रहा। गुड़ बड़ौत के मंडी में गुड़ का भाव 2620 रुपये प्रति कुंतल, बांदा 3550 रुपये प्रति कुंतल, बरेली 2975 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में गुड़ का भाव 3480 रुपये प्रति कुंतल रहा। आलू बड़ौत की मंडी में आलू का भाव 1720 रुपये प्रति कुंतल, बांदा की मंडी में 2380 रुपये प्रति कुंतल, बरेली में 2000 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में आलू का भाव 2095 रुपये प्रति कुंतल रहा। प्याज बड़ौत की मंडी में 1520 रुपये प्रति कुंतल, बांदा की मंडी में 1760 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 1560 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में 1685 रुपये प्रति कुंतल रहा। टमाटर का भाव बड़ौत की मंडी में 1240 रुपये प्रति कुंतल, बांदा की मंडी में 1600 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में टमाटर का भाव 1400 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1000 रुपये प्रति कुंतल रहा। बैगन की बात करें तो बड़ौत की मंडी में बैगन का भाव 700 रुपये प्रति कुंतल, बांदा की मंडी में 1100 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में बैगन का भाव 800 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में 650 रुपये प्रति कुंतल। और अब फलों के भाव। केला बड़ौत की मंडी में 1500 रुपये प्रति कुंतल, बांदा की मंडी में 2100 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में 1900 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में केले का भाव 1980 रुपये प्रति कुंतल रहा। सेब की बात करें तो बड़ौत की मंडी में सेब का भाव 4215 रुपये प्रति कुंतल, बांदा 6200 रुपये प्रति कुंतल, बरेली की मंडी में सेब का भाव 4100 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद की मंडी में सेब का भाव 4260 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आलू की बुआई का बिल्कुल सही समय चल रहा है और ऐसे समय पर बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जो भी फसल हम अपने खेतों में लगा रहे हैं एक अच्छा लाभ हमें प्राप्त हो। तो जैसे मुख्यतः ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और कैसे हम उनका इस्तेमाल करें, कैसे बुआई करें, कितना सिंचाई और कितना निराई गुड़ाई करना आवश्यक है ताकि जो एक उत्तम फसल प्राप्त हो। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ से संयुक्त निदेशक डॉक्टर MP यादव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ से जानना चाहता हूं कि जो आलू की खेती करना चाह रहे हैं तो मुख्यतः आलू किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? आलू का प्रयोग मुख्य रूप से सब्जी पे करते हैं। इसके साथ साथ ये तो मुख्य रूप है। हाँ, मुख्य रूप से जो सब्जी में प्रयोग है। इसके साथ साथ पापड़ बनाया जाता है, उसका चिप्स बनाया जाता है, आलू का आटा बनाया जाता है। इस तरह से उसका घरेलू स्तर के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पे भी जो है वो आलू का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हम सभी किसान भाइयों के लिए। तो जो सही समय है बुआई का वो क्या है डॉक्टर? नवंबर का महीना जो है बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है आलू बुआई के लिए। मतलब ये समय बिल्कुल सही चल रहा है हम सभी किसान भाइयों के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर साहब की प्रजातियों का चयन कैसे किया जाए, कौन सी प्रमुख प्रजाति जिनका चयन करके एक अच्छा उत्पादन हम किसान ले सकें?
देखिए, प्रजातियां जो होती हैं आलू की, ये मुख्य रूप से दो तरह की हैं जो है। एक तो सफ़ेद प्रजाति और दूसरी लाल होती है। और ये दोनों जो होती हैं, सफ़ेद और लाल वाली जो होती है, ये जो है भूमि और जलवायु के ऊपर निर्भर करती हैं कि किस तरह की भूमि और जलवायु में जो है इन प्रजातियों का चयन किया जाए। तो हम सफ़ेद वाली प्रजातियों को ले रहे हैं पहले जो है। तो सफ़ेद प्रजातियों में जो है आपके जो है कुफरी बहार प्रजाति है जो है। कुफरी बहार प्रजाति जो होती है सफ़ेद रंग की होती है। इसका छिलका मुख्य रूप से सफ़ेद होता है, गूदा सफ़ेद होता है, और इसका जो आकार जो होता है गोल से अंडाकार लिए हुए होता है जो है। और ये बहुत ही जो है सब्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है कुफरी बहार की जो है। इसकी जो है ज़्यादातर मांग जो है कुफरी बहार के लिए ही किसानों द्वारा की जाती है, और ये इसमें पैदावार भी बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि जो है कुफरी बहार को जो है ज़्यादा प्राथमिकता किसानों को जो है देनी चाहिए जो है। इसके अलावा कौन से प्रजाति? इसके अलावा जो कुफरी बादशाह है जो है गोल प्रजाति की होती है, और इसमें पैदावार भी कुफरी बहार से कुछ ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रजातियां हैं केवल सब्जी के लिए प्रयोग होती हैं या फिर व्यवसायिक स्तर पर से आजकल बहुत सारे चिप्स वगैरह बनते हैं और भी सारे नए नए उत्पाद उससे बनाए जाते हैं, और उनके लिए कौन कौन सी प्रजातियां चयन कर सकते हैं? इसके लिए जो प्रसंस्करण के लिए हमारी जो प्रजातियां हैं, चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 2 है। ये दो प्रजातियां हमारी जो है मुख्य रूप से जो प्रसंस्करण में जो है बनाने की, वो चिप्स और पापड़ वगैरह बनाने के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी जो सफ़ेद वाली प्रजातियों में जो है कुफरी जो है, ये अशोका है, कुफरी आनंद है, कुफरी जवाहर है, कुफरी, इस तरह की जो प्रजातियां जो है सफ़ेद में जो है हमारे यहाँ के लिए बहुत उपयुक्त हैं जो है। तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं डॉक्टर साहब कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं किसान? ये देखिए, हमारे उद्यान विभाग, उद्यान निदेशालय जो है, ये हम लोग अपने प्रक्षेत्रों पर जो है राजकीय प्रक्षेत्र है उद्यान विभाग के, उन प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय, इस तरह के जो है बीज का उत्पादन करते हैं। ये ब्रीडर सीड के द्वारा हम लोग जो पहले CPRI जो होता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, शिमला से जो है हम लोग ब्रीडर सीड लेते हैं और उससे अपने क्षेत्र पर जो है ब्रीडर से आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय और इसके बाद सर्टिफाइड सीड तक बनाते हैं इन पर। और ये किसानों को हम लोग जो है इस मौसम में, रबी के मौसम में किसानों को जो है ये राज्य की दर पर जो है हम लोग उपलब्ध कराते हैं जिलों को जो है। यानी जो भी नए नए शोध प्रजातियों को लेकर किए जा रहे हैं वो सिर्फ हम सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए कि अच्छे से अच्छी प्रजाति का वो चयन करें, एक बेहतर उत्पादन प्राप्त करें। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बीच में बात की थी कि भूमि और जलवायु के हिसाब से प्रजातियों का चयन करना चाहिए, तो मुख्यतः किस तरह की भूमि होनी चाहिए? इसके लिए जो सबसे बढ़िया जमीन जो होती है, जो हमारी ज़्यादातर सफ़ेद प्रजातियाँ ही हैं इसमें जो है, तो सफ़ेद प्रजातियों के लिए बलुई दोमट जो भूमि होती है सर्वोत्तम होती है, जीवांश युक्त होती है जो भूमि जो है। तो इस भूमि को जो चयन करने पर जो है इसमें आलू की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो सब क्या बुआई का कोई विशेष विधि है, कोई तरीका है? हाँ, आलू की बुआई जो मेढ़ों पर करनी चाहिए। तो मेढ़ों पर करने से ये होता है कि जो है आलू में जो है कंद जो होते हैं बढ़िया अच्छे बैठते हैं जो है, और उनमें सिंचाई करने में और उनकी जल निकासी आदि के लिए जो है नाली में करते हैं, मेढ़ों पर करते हैं, तो जल निकासी आदि की व्यवस्था हो जाने से बेमौसम यदि बरसात हो जाती है तो उसमें आलू जो है डूबता नहीं है, जो उसकी जो कंद जो सड़ती नहीं है जो है, तो इससे जो बचाव हो जाता है मेढ़ों पर करने से। जो कोई विशेष दूरी भी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बहुत इसके लिए बहुत जरूरी है। लाइन से लाइन जो है 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और जो पौधे से पौधे जो होते हैं बीज से बीज की दूरी जो होती है 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इस दूरी पर, निर्धारित दूरी पर करने से पौधों जो है बढ़िया अच्छी बढ़वार होती है, अच्छा उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो सब उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, हमारे आलू की खेती के लिए जो है किसान भाई जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है सनई ढैंचा का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो है 300 से 400 कुंतल जो है गोबर की खाद देनी चाहिए, और उसके खेत की जुताई के समय जो है 5 से 6 बार उसकी जो जुताई करते हैं उसमें अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करना होता है, जिसमें 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ती है। और इन उर्वरकों का जो प्रयोग जो होता है आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की खेत की तैयारी के समय मिला देते हैं, और शेष मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की उसको 2 बार में प्रयोग करते हैं। एक तो मिट्टी चढ़ाते समय, और दूसरी जो है जब पौधे की बढ़वार ठीक ढंग से हो जाती है तब उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं। लगभग पूरी फसल में लगभग 2 या 3 बार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर जैविक खाद का प्रयोग कर ले किसान भाई, और उसके बाद जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है पूर्ति के लिए वो लगभग 2 या 3 बार ये निरीक्षण करते समय नाइट्रोजन की मात्रा को जो है 2 बार में जो है। जी, आपने बातचीत दौरान बताया था कि सिंचाई बहुत आवश्यक है और समय समय पर ध्यान देना, तो वो किस तरीके से किसान भाई करना चाहिए? देखिए, पहले तो आलू के जो है बुआई के समय ही जो है पलेवा करके आलू की बुआई करते हैं जो है, और यदि मतलब कमी रह जाती है उसमें थोड़ा वो जमने में आलू के
तो एक सप्ताह से यानी 7 से 10 दिन बाद जो है पहले प्रथम सिंचाई कर देना चाहिए जो है, और इसके बाद जो है उसकी जो है मिट्टी चढ़ा देना चाहिए जो है। लगभग फसल के दौरान लगभग कितनी बार सिंचाई करना चाहिए? 10 से 15 दिन के बाद मतलब सिंचाई का अल्टरनेट पर जो है करते रहना चाहिए। इस तरह से जो है करीब 10 सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। लगभग यानी किसान भाई को लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए और ताकि जो है नमी बरकरार रहे, नमी और उसके जो है मौसम के आधार पर जो है सिंचाई करते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई की कितनी आवश्यकता है डॉक्टर साहब? कम से कम पहली निराई जो होती है जो है मिट्टी चढ़ाते समय जो है उसको करना पड़ता है जो है, और इसके बाद जो है दूसरी निराई जो है कम से कम जो है 1 महीने बाद उसको जो जरूरत पड़ जाती है। किसान भाई को चाहिए कि लगातार खेतों में जो है वो खरपतवार ना होने, लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए। जहाँ पर जरा सा लगे कि है तो उसको निकाल कर खेत से। शुरू में जैसे पौधे छोटे रहते हैं उसमें खरपतवार का ज्यादा प्रकोप होता है, और जब फसल बढ़ जाती है पूरी तरह से तो आलू जब उसकी लता फैल जाती है बेल उस मेड़ों पर तो खरपतवार का जो है वैसे ही कम हो जाता है। क्या ज्यादा होने पर क्या किसी तरह की दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए क्या डॉक्टर साहब? अब चूंकि अब निराई के द्वारा जो है उससे जो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है तो उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है जो है, क्योंकि मेड़ अर्थिंग करते हैं, मेड़ पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो उससे खरपतवार सब समाप्त हो जाते हैं। बीमारियों का कैसे प्रकोप हो सकता है? क्या ऐसा कोई जरूरी है कि इससे लग सकते हैं या पहले से ऐसी कोई सावधानी रखें? इसके लिए तो बहुत जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए जो है आलू में जो बीमारी जो होती है एक अगेती झुलसा होता है, एक पछेती झुलसा होता है। इससे जो है पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, उत्पादन प्रभावित होता है। तो इसके लिए पहचान है बीमारी का जो है अगेती झुलसा के लिए कि जो पत्तियां होती हैं बीच में जो है काले से भूरे रंग का जो है एक छल्ला जो बन जाता है, जो है गोल जो है रिंग की तरह से जो है छल्ला बन जाता है। तो इसके जैसे ही जो है दिसंबर के महीने में इसका जो अगेती झुलसा का प्रकोप देखा गया है। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमारी फसल जो है 42 दिन की हो जाए प्रथम छिड़काव जो है रसायन का करना चाहिए, और इसमें जो संस्तुत रसायन है हमारे जो है ये फफूंदी नाशक है रसायन, इसका यही जो है प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं की वजह से जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है जो है फफूंदी नाशक रसायनों से जो है। तो इसमें मैंकोजेब हमारा रसायन जो है फफूंदी नाशक में मैंकोजेब 2 से 2.5 किलोग्राम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके जो है इस तरह से छिड़काव करते हैं कि पत्तियां पूरी तरह से डूब जाएं, जो नीचे और ऊपर पूरी तरह से जो पत्तियां जो है उससे रसायन से जो है। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने जानकारी दी कि मुख्य कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका किसान भाई को चयन करना चाहिए, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है जो घरेलू स्तर पर सब्जी के रूप में और साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इन प्रजातियों का चयन करके हमारे किसान भाई जो एक बेहतर उत्पादन अपने खेतों में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।